सपोज करिए ये कोई मेटालिक प्लेट ऐसे डाल दी और इस मेटालिक प्लेट को आप ऐसे घुमा रहे हो, मान लो इस एरिया में खूब मैग्नेटिक लाइन डाल दी, तो उसमें तुमने ऐसे मैग्नेटिक प्लेट लगाया, मैग्नेटिक प्लेट नहीं कोई भी मेटालिक प्लेट, सॉरी, ठीक है, तो उसको तुम ऐसे घुमा रहे हो, लाइन बीच में जा रही है, तुमने इसको ऐसे डाल दिया, तो ये घूम रहा है, ठीक, तो बार-बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन से भी फ्लक्स चेंज होता है जब आप इसको ओमेगा से घुमा देते हैं। अगला म्यूचुअल का मतलब है दो लोगों की वजह से, बहुत ध्यान सुनना। सपोज करो मेरे पास एक कॉइल ए है और ये हमारे पास एक कॉइल बी, इसमें मैंने इंडक्शन इफेक्ट डेवलप कराया, तो इसके इंडक्शन की वजह से इसमें भी इंडक्शन इफेक्ट डेवलप हो गया, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक बार मैग्नेट को किसी कंडक्टिंग कॉइल के पास जब उससे मोशन करा रहे हैं, तो उस मोशन की वजह से एक नया करंट डेवलप होने लग रहा है, उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब इस... नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस बैक बेंचर सीरीज में क्लास 12th वालों के लिए अभी तक आपको क्या मिल गया था? केमिस्ट्री मिल गया था, क्या मिला था? आई थिंक इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मिला। मैथ्स में आपको कई चैप्टर्स मिल गए, जैसे कि एलपीपी मिल गया, ठीक है, रेडिएशन फंक्शन मिल गया, और आपको क्या मिल गया? मल्टीपल चैप्टर्स मिलते चले जा रहे हैं। फिजिक्स में अभी तक कोई ऐसा चैप्टर वाइज नहीं आया था। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस को डाल रखा है फिजिक्स में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा के, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो बैक बेंचर सीरीज के फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। लॉज को मैंने एक साइड कर रखा है, डिवाइसेस को मैंने एक साइड कर रखा है, और डेरिवेशंस को मैंने एक साइड करके रखा है। तो 3 लेक्चर्स के साथ मैंने पूरी फिजिक्स को कवर किया है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका था, पिछले साल बच्चों को काफी पसंद भी आया कि इस तरीके से टुकड़ों में फिजिक्स तैयार भी हो गई, और मोटा मोटी हम सब जान भी गए कि एवरेज एक लेवल पे अगर हमको नंबर निकालना हो तो हम उसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चैप्टर हमारा पूरी तरीके से छूटा रह गया हो। तो आज अभी तक सबसे ज्यादा जब मैं पूछने लगा बच्चों से कि क्या दिक्कतें आ रही है, दिक्कत आ रही, क्योंकि हमारा भाई ऑफलाइन भी है, तो पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चैप्टर तो बड़ा छोटा है, लेकिन मेंस के लिए बहुत बड़ा था। पढ़ाते समय कम से कम 12-13 क्लासेस लग गई थी, 1.5 घंटे की क्लास होती है, 12-13 क्लास लगी अच्छे से इसको पढ़ा के, सवाल लगवा के, मॉड्यूल्स लगवाते हुए। लेकिन अगर हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं इसमें, जिसको काट पीट के छोटा तो कर दिया गया है, लेकिन उससे आता सवाल बहुत बढ़िया है। बेसिकली इसका पूरा यूज उठा के हम करते हैं किसमें? ऑल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन इसका पूरा इंटर रिलेशन किसके साथ है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो चलो भैया शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमसे कहता क्या है, इसका यूज क्या? मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से, कि जो भी बच्चा आज पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी सीख सकता है। इसमें बहुत ज्यादा मैं कॉम्पिटेटिव वाली बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से रखूंगा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखूंगा, तो इसलिए कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। और मैं कहूंगा कि मोटा मोटी वही बच्चा यहाँ पे आए जिसको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, पहले शब्दों को समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं चार्ज, ठीक है। चार्ज जब मोशन करता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है। हाँ सर, होता है। सर कैसे होता है? और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पिछले वाले चैप्टर में थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा रिवाइज कराने के लिए। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट था बच्चों, जिसमें हमें यह बताया गया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट डेवलप कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। बहुत शानदार बात, ठीक है। फिर आया उसमें कितनी बनती है, तो ये बात आप सभी को पता है। बायोट सेरवॉट लॉ में क्या बताया गया कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई दौड़ा, उसका छोटा सा लेंथ हमने डीएल ले लिया, यहां से किसी पी पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, एंगल थीटा, दूरी आर, तो पता है ना क्या था? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब भी हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को पास कराते हैं। जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास कराते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है
वो कितनी बनती, इतनी। तो ये इसका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था। ठीक है बच्चा, ये क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो अब सोचो इसमें एक नई चीज डेवलप होने लगी जिसको अपन बोलने लग गए इंडक्शन। तो इंडक्शन कौन सा इफेक्ट है, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से एक नई प्रॉपर्टी ने जन्म लिया जिसका नाम है इंडक्शन इफेक्ट, या इंडक्शन कह सकते हैं हम उसको। बात एकदम डिटेल में क्लियर है, बहुत छोटी बात है। अब ये इसके रिलेटेड जितनी भी चर्चा है हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करेंगे, उसके भी लेक्चर आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इंडक्शन क्या है, हमारे घरों में जब आप देखते हो कि हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा इंडक्शन कुकर है, जैसे आप उस पर कुछ रखते हो तो पतीला गर्म होने लगता है, जबकि आप नीचे से कोई भी आग नहीं दे रहे हो। जब आप नीचे से कोई आग नहीं दे रहे हो फिर भी एक इंडक्शन, एक हीट प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ कनेक्शन की वजह से। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उस करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हम कुछ भी ना समझे तो ये समझ ले कि हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मान लेते हैं सर हीट ट्रांसफर हो रहा है, बवाल ही खत्म। और जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसी पूरी फिनोमिना को हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बाबा जिसका नाम है फ्लक्स। सर ये क्या है, ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना था फ्लक्स के बारे में। एग्जैक्टली जिस तरीके से तुमने सुना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था यार, सर छोटा छोटा रिवाइज कराते जा रहे हो क्या, हाँ भाई वही कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते थे, क्या होता था, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यही होता था ना, जिसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। मतलब कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन किसी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती हैं तो पास हो जाने वाली सारी लाइन क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं। तो उसी तरीके से जितनी मैग्नेटिक लाइन किसी सरफेस से पास होती हैं, सपोज कर ये कुछ मैग्नेटिक लाइन है बी, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन किसी सरफेस से पास हो रही है जिसका एरिया एक एरिया वेक्टर है, उससे पास हो रही है किसी सर्टेन एंगल थीटा से, तो पास हो जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अरे वाह सर शानदार। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फाई बी, मतलब फाई ई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फाई बी है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फाई बी इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, बी डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको हम थोड़ा सा और भी कह सकते हैं, अगर डी बी निकालना है, सॉरी डी फाई भी अगर हमें निकालना है, डी फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए कॉस थीटा। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिल गया, ये हमें किसका मिल गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है ना मेरे भाई। अब हम जानते हैं हमारा फ्लक्स वेरी कैसे कर सकता है। कई बार ये सीबीएसई में सवाल पूछा गया है फ्लक्स के वेरिएशन पे, फ्लक्स कैसे कैसे बदल सकता है, किन किन कारणों से बदल सकता है। ए भाई सुन भाई, तू यहां देख रहा है कि ये क्या है, तू देख जरा ध्यान से, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है तो बोले तो इन बी और ए के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, लेकिन ये कब लिख सकते हो, जब इफ अगर हम ये बोले कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं। फ्लक्स बदला, बिल्कुल बदला। अगर मैं यही तुमसे कहूं कि इफ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले ले तो हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो फाई बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कब होगा, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री का होगा। अरे बोलो हाँ या ना,
सही है कि अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आई ना। अच्छा, एक कंडीशन और देख ले, यहां बता दूं क्या, चलो इसको मिटा देता हूं, नहीं छोड़ो यही बता देता हूं नोट करके, नोट, जगह नहीं बची, नोट। अगला में नोट में मैं क्या बता सकता हूं तुम्हें कि इफ अगर हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले ले तो हम जानते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो इस केस में जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी -B.A हो जाएगा। मतलब इसी को क्या कहते हैं, निगेटिव फ्लक्स कहते हैं। क्या सर फ्लक्स निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू आप क्या ले ले, 180 डिग्री ले ले। जब आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लेंगे तो आपका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सर निगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा क्या? नहीं, इसका डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर तुम इधर मान रहे हो तो वो इधर ना होके इधर हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। निगेटिव साइन का मतलब ये है, कुछ और बस समझ लेना, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इस बात को सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ ले और बहुत अच्छे से समझ ले, स्क्रीनशॉट नहीं ले। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कॉपी निकाला करिए, लिखिए, मैं किनारे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड भरूंगा, किनारे हट जाऊंगा, तुम लिख लेना, फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो मैं हटता हूं, अबे बहुत हट गया। अगले स्लाइड की तरफ अगर हम चले तो अब सुनो मेरी बात, फ्लक्स कैसे कैसे बदलता है सर, देखो आओ फ्लक्स कैसे बदलता है। अगर आप किसी बार मैग्नेट को, इधर आपका साउथ पोल, इधर आपका नॉर्थ पोल है, जब आप इधर की तरफ किसी रिंग की तरफ लेके जाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, फ्लक्स बदलेगा। समझ आ रहे हो बात। अगर आप किसी रॉड में, इसी को देखो आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं बेटा मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि आपने क्या कर दिया, एक सेटअप बना दिया, सेटअप में इसको रॉड ले लिया, इस रॉड को आप जैसे ही मूव कराते हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फील्ड में ये रॉड उस मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो चेंज करता है, क्या करता है, फ्लक्स काटता है। फ्लक्स यहां से भी कटता है भाई, ठीक है। अगला केस है कि आपने क्या कर दिया कि अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सपोज करिए ये कोई मेटालिक प्लेट ऐसे डाल दी और इस मेटालिक प्लेट को आप ऐसे घुमा रहे हो, मान लो इस एरिया में खूब मैग्नेटिक लाइन जा रही है, तो उसमें तुमने ऐसे मैग्नेटिक प्लेट लगाया, मैग्नेटिक प्लेट नहीं, कोई भी मेटालिक प्लेट, सॉरी, ठीक है, तो उसको तुम ऐसे घुमा रहे हो, लाइन बीच में जा रही है, तुमने इसको ऐसे डाल दिया, तो ये घूम रहा है, ठीक, तो बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन से भी फ्लक्स चेंज होता है जब आप इसको ओमेगा से घुमा देते हो। अगला इन सारे केसेस में नहीं होता है, अगर आप इसको ही यहीं से घुमा रहे हो तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कार की तरह स्टीयरिंग घुमा रहे हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती है, तो फ्लक्स जनरेट नहीं होता है। फ्लक्स तभी जनरेट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड एरिया के रिस्पेक्ट में बदलती है, या मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है किसी एरिया में, ठीक है। दे बोथ आर टोटली अ वेक्टर क्वांटिटी, समझे भाई। इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, सीबीएसई में इन सारे केस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस केस से ऑब्जेक्टिव सवाल खूब बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो ये कंडीशन एकदम याद रखिए कि कब बन रहा है कब नहीं बन रहा है, इस चीज को एकदम अपने दिमाग जहन में बता लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, चलो आगे चलते हैं। अगला जो लॉ दिया गया भाई, इसी में जब लगातार फ्लक्स कटने लगा, पटने लगा, कुछ मैं तुमको एक और बातें और बता देता हूं। चलो उनको यहीं पे किनारे कहीं लिख दो क्या, यहां, चलो तो एक चीज और डालू, इसकी जो यूनिट होती है, भूल गया बताना, वो क्या होती है बच्चा, वेबर होती है, ठीक है, वेबर, ठीक। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट होती है, ये एसआई यूनिट होती है, दोनों को याद रख लेना। नहीं, ये किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। समझ आई बात, पक्का।
फटाफट नोट करिए इसको, इसको भी बना लीजिए, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगला केस हमारा फैराडेज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इतना इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट है देखो, इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, महा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो ये है, लेकिन कितना, ये महा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, महा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मेरी बात को समझना। फैराडेज जब आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया भाई, समझना ध्यान से। फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने ये कहा, ध्यान से सुनना। सपोज करो ये हमारे पास कोई कॉइल है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कॉइल है, मान लेते हैं इस तरीके से, जिसको हमने किसी जगह पे एक ऐसा हमने कॉइल रख दिया है, और इसमें हमने क्या करा, कुछ नहीं करा दिया, इसमें हमने क्या करा दिया, करंट आई दौड़ा दिया, मान लेते हैं, ठीक है। सपोज करो इसमें मस्त आराम से हमारा करंट दौड़ रहा है, ठीक है। अब करंट रॉड है, कॉइल है, इसमें करंट दौड़ रहा है। अब मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि इस रॉड के पास एक बेहतरीन मैग्नेटिक, कौन से मैग्नेट को रखा गया, एक बार मैग्नेट को। मैं यहाँ पे अरे 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 ये सब क्या हो रहा है भाई, मालिक नौकरी खतरे में पड़ जाएगी मेरी, भूत उतर जाए, मेरी नौकरी कौन खतरे में लाएगा बे, अपना ये सब कुछ देख। अब सपोज करो यहीं पे मैं एक बार मैग्नेट को ले आऊं, ठीक है, ध्यान सुनना बाबा, एकदम मस्त बार मैग्नेट है ये, जिसका नॉर्थ पोल मैं इधर ले आऊं और साउथ पोल इधर कर दूं। बहुत ध्यान सुनना। हम सबको पता है कि इसकी बार मैग्नेट की टेंडेंसी क्या होती है। बार मैग्नेट की टेंडेंसी ये होती है कि इधर से मैग्नेटिक लाइन निकलता है, इधर एंटर करता है ना। टेंडेंसी ये है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकलेगा, साउथ में एंटर करेगा, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक लाइन शुड बी स्ट्रेट। अरे यार क्या हो रहा है, सही से बना लें, साउथ और ये हमारा नॉर्थ। अब यहां से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन निकलना शुरू हुई तुम्हारे इधर, अब ये निकल रही है, सुनना बहुत ध्यान से। जैसे ही ये बार मैग्नेट, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, जैसे ही ये बार मैग्नेट रेस्ट में है तब तो कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ही इसके पास गया तो इसके अंदर क्या होने लग गया भाई, करंट डेवलप कर गया। जैसे ही ये यहां गया, पास लेके जा रहे हैं तो इसमें कुछ करंट डेवलप करने लग गया। फिर इसको दूर लेके जा रहे हैं तो इसका डिफ्लेक्शन बंद हो जा रहा है, पास लेकर आ रहे हैं डिफ्लेक्शन तेज हो जा रहा है। जैसे ही जैसे हम पास लेके जा रहे हैं डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, दूर लेके जा रहे हैं डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। मतलब इस मैग्नेट की वजह से इस रॉड के अंदर करंट में फ्लक्चुएशन हो रही है। यही बात फैराडे ने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी करंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट को किसी कंडक्टिंग कॉइल के पास जब उससे मोशन करा रहे हैं तो उस मोशन की वजह से एक नया करंट डेवलप होने लग रहा है। उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट मतलब इससे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो रहा होगा, बिल्कुल। तो उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा था उसको कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा गया। उसको क्या बोला गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो किसकी वजह से बना कि एक बार मैग्नेट को जब हम किसी भी कंडक्टिंग कॉइल के पास लेके जा रहे हैं तो इसकी मैग्नेटिक लाइन और इसकी मैग्नेटिक लाइन की वजह से इंटरसेक्ट करने की वजह से एक नई चीज डेवलप होने लग गई। सर ये कैसे डेवलप हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक लाइन इसके एरिया से कट के जा रही थी। तो जब वो कट के जा रही थी तो फ्लक्स जनरेट करा रही थी। क्यों, क्योंकि हमारा फ्लक्स क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन जब किसी एरिया से पास होगा तो वो एक नई चीज को डेवलप करेगा, फ्लक्स। और जितना ज्यादा फ्लक्स बदलेगा, फिर से मेरी बात सुनना, जितना ज्यादा हमारा फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा एक नया करंट डेवलप होगा जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट।
और उतना ज्यादा एक ईएमएफ डेवलप होगा जिसका नाम है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको ईएमएफ नहीं कहते हैं, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो देखो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट याद रखना, whenever a conductor is placed varying magnetic field, याद रखना varying magnetic field and EMF induced across the end of the conductor which is known as induced EMF, and if the circuit is closed the current is also induced। भाई सर्किट क्लोज्ड अगर रहेगा तो एक करंट भी इंड्यूस होगा which is called induced करंट। वो कैसा होगा? एक इंड्यूस करंट होगा। तब साइंटिस्टों के दिमाग में एक बात आई, ये सब फराडे चाचा का किया धरा है। तो फराडे चाचा ने ये बोला कि एक बात बताओ, सबने फराडे चाचा से पूछा कि चाचा एक बात बताओ, तुमने कह दिया करंट बन रहा है, हाँ बन रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो कहा ठीक है। कहा कि क्या हो रहा है चाचा? सर जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में ये सब हो रहा है? समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये सारा कुछ किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऑलवेज समय के अंतराल पे होगा। तो हमको क्या पता, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दे तो एक कांस्टेंट लगेगा विच इज माइनस के डी फाई बी बाई डी टी। अरे बोलो हाँ या ना, सही है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं, इस तरीके से भी तो कह सकते हैं, तो सर ये माइनस कांस्टेंट हटा प्रोपोर्शनलिटी लगा, बट ये माइनस साइन क्यों लगा? यहीं पे तो खेल था, यहीं पे तो खेल है। खेल ये है, बहुत ध्यान सुनना मुन्ना, खेल ये है कि अगर मान लो इस के की वैल्यू, मान लो इस के की वैल्यू हम 1 मान लें, तो हमारे पास यहां जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? इट इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी। देखो बी लिखना बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड dt, इसी को कहते हैं दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये क्या है? इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ये हमारे इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड है। बट यहां पे जो निगेटिव साइन है, सुनना भाई, ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ ऑपोजिट डायरेक्शन। बोले तो ये क्या कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि जैसे ही, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही फ्लक्स को चेंज करने के बाद इंड्यूस्ड करंट बन गया, तो इस इंड्यूस्ड करंट ने फ्लक्स को अपोज करना शुरू कर दिया। बहुत ध्यान से, इस ऑपोजिट का मतलब क्या है? कि ये क्या कर रहा है? इस फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? फ्लक्स को अपोज कर रहा है। अभी तक तो जब तक इंड्यूस करंट का कोई अस्तित्व नहीं था तब तक तो ये बड़ा उछल रहा था। ये क्या कर रहा था कि जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होने लग गया, इंड्यूस करंट बना, तो जैसे ही इंड्यूस करंट बना ये बेचारे फ्लक्स को अपोज करने लग गया कि बात साले तुम कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता। कौन फ्लक्स? आई डोंट नो। जैसा कि आज हम सब करते हैं, जो जिससे बनता है वो उसी का अपोज करता है। समझ रहे हो ना? ये इतना ही बढ़िया लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है कि आज के टाइम पे जो जिससे बन रहा है वो उसका अपोज करने लग रहा है। मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा के आगे बढ़ा दूंगा, वो मेरा ही अपोज करने लग जा रहा है ना? समझ में आ रही बात? तुम किसी के साथ कुछ कर रहे हो, तुम अपने घर वाले में, जनरली मैं देख रहा हूं ना, माँ बाप से पैदा हो रहे हैं, पैसा लगा दे रहे हैं, पढ़ा रहे, लिखा दे रहे, खिला दे रहे हैं, काबिल बना दे रहे हैं, फिर लोगों, यही सब लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, माँ बाप को, पेरेंट्स को ही अपोज कर दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? इंड्यूस करंट है। तुम सब क्या हो? इंड्यूस करंट। तो अगर तुम्हें इंड्यूस करंट नहीं बनना है तो हमेशा अपने फ्लक्स का साथ देना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने फ्लक्स का साथ नहीं दे पा रहे हो ना, तो बेकार है भाई साहब, बेकार है तुम्हारी जिंदगी। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि इंड्यूस करंट बनो, इंड्यूस करंट की जरूरत है समाज को, बट
इंड्यूस करंट बनने के बाद अपने फ्लक्स को नहीं भूल जाना, क्योंकि तुम बनते फ्लक्स से ही हो। समझ में आई बात? इस बात को बहुत ध्यान से रखना। तो इसी चीज को हमारे साइंटिस्ट ने, फेरेडे चाचा ने एक नई तरीके से लिख दिया कि हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी बी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं? E इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन बाई T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं। ये सारे कंडीशन इस पे अप्लाई होते हैं, बहुत ध्यान समझना भाई। बस, तो ये था हमारे फैराडे का सेकंड लॉ। लॉज वाले वीडियो में भी आपको मिलेगा, लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इस पे बहुत ही सारे सवाल आते हैं, हो सकता है कभी कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लॉ आप लोगों को इस चैप्टर का सबसे की पॉइंट है। अब सुनो मेरी बात, अब इंड्यूस्ड करंट बन गया, देख लो। द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेयर द फ्लक्स लिंक इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसमें कई बातें और जुड़ती है, धीरे धीरे मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, अभी आके मैं बताऊंगा, डोंट चिंता, आई एम जिंदा, ठीक है ना। ये भाई नोट करो, तो धीरे धीरे फटाफट नोट करिए। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है? अरे यार, इसका माइक बैटरी उतरने ना खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा डर हमको यही रहता है भाई कि पढ़ाते पढ़ाते हम बैटरी ना खत्म हो जाए। बैटरी खत्म हो जाती है ना। चलो, अगला एक टॉपिक हमारा इंड्यूस्ड करंट, मतलब वही जो हमारा इंड्यूस्ड करंट बदला है। एक बात बताओ, नॉर्मल करंट हम क्या कहते थे? कुछ नहीं सर, बहुत आसान था। क्या था नॉर्मल करंट? I इज इक्वल टू V बाई आर होता था। इसी को तो आप करंट कहते थे, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कैसा डेवलप हो रहा है? E बाई आर डेवलप हो रहा है। अब एक बात बताओ, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कॉइल है, समझना, ये इंड्यूस करंट कॉइल से डेवलप हुआ। तो जैसे ये कॉइल से डेवलप हो रहा है और इसमें आप किसी बार मैग्नेट को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसके चेंज इन फ्लक्स से डेवलप हो रहा है। तो आप ये बताओ, इसमें इस पूरे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी तो है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न होगा वो कैपिटल एन है, याद रखना, जबकि इसका लेंथ है एल। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है? कैपिटल एन। तो अगर हमको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालना है स्मॉल एन, तो क्या हो जाएगा? एन बाई एल। इस चीज को याद रखना, जब आपको छोटा निकालना है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये वाला हिस्सा, तो आप क्या करेंगे? टोटल नंबर में से लेंथ को डिवाइड कर देंगे। तो अगर पूरे के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एन को कर देंगे। एन क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ टर्न। निगेटिव साइन रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा भाई, क्यों नहीं रहेगा? अपोज कर रहा है ना फ्लक्स को। ऐसे सवाल हमसे मत पूछा करो। क्लियर है बात? समझ में आई बात? एक चीज तुमको और बताते हैं जिसका नाम है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट डी टी होगा। अरे बोलो हाँ ना, सही है, I डॉट डी टी। तो अगर ये I डॉट डी टी है तो ये I की वैल्यू कहां रख दो? यहां रख दो। तो आपको जो डी क्यू की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज भी मिल जाएगा। अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब यहां पे करंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड। नॉर्मल करंट की जगह क्या रख देंगे? इंड्यूस्ड करंट। तो इसका नाम क्या है बाबा? याद रख लेना, इंड्यूस्ड करंट। बोर्ड्स वालों बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, एक एक चीज बता रहा हूं बहुत ही आराम से, ठीक है। तो E बाई आर, तो E में मॉड लगा लेना, याद रखो। ठीक, आगे चला जाए, कोई कंफ्यूजन? चलो अगला जो टॉपिक है, अच्छा उसको तुम लोगों ने नोट नहीं किया है, कर लो, करो 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 करो। तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है बाबा मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है वो समझना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, मजा आ जाएगा तुमको समझ के। देखो है क्या, सपोज करो ये एक रॉड है, सेटअप है, मतलब इस तरीके का एक सेटअप है, और जिसमें हमने क्या किया, ये एक रॉड लगा दिया है, ठीक है, जिसकी टोटल लेंथ L है, और ये हमारा अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है कुछ,
मान लेते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, क्रॉस क्रॉस ये सब, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस पूरे का जो लेंथ है इसको हमने कंसीडर कर लिया एल, ठीक, और इस रॉड को ऐसे मूव करा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये कोई कंडक्टिंग रॉड है मान लो, ठीक है। तो अगर ये रॉड अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, इधर 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 मोशन कर रहा है, तो इस मोशन की वजह से एक ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट के अंदर, बिल्कुल होना चाहिए सर, होगा, बिल्कुल एकदम खतरनाक लेवल पे होगा सर, क्या दिक्कत है, होगा ना। तो इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, तो सर निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है सर। तो सबसे पहले ये बताइए फ्लक्स कितना डेवलप होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम बी इंटू ए ही के तो बराबर होगी। अब ये बताओ एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये दूरी हमें x दी है, सपोज दैट कि अगर मुझे ये दूरी x दी है और ये दूरी l दी है, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा b इंटू एल इंटू एक्स। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप होगा वो कितना हो गया, BLX। अरे बोलो हाँ या ना, कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे कि नहीं सर, सर बिल्कुल लेंगे, कॉस की वैल्यू 0 ले लेते तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले ली है, याद रखिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो BLX आ गया। अब हम क्या कराएंगे, इसको चेंज कराएंगे ना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, नो सर, पक्का, कोई कंफ्यूजन, तो क्या करेंगे, डी बाई डी टी BLX कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, यही करेंगे, समस्या नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, माइनस बी और एल को बाहर ले लिया तो क्या मिलेगा, डीवी बाई dt। एक बात बताओ, dv बाई dt कुछ देखा देखा लग रहा है, हाँ सर देखा देखा लग रहा है, ओ सॉरी x है ना यहाँ, तो dx मैं करता हूं, x है भाई, dx बाई dt। इस dx बाई dt को, ये x क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन कह सकते हैं, तो dx बाई dt हमारा क्या हो सकता है, वेलोसिटी। तो मतलब जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्या हो गया, v हो गया। तो जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी बॉडी के अंदर मोशंस की वजह से, उसे हम क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ, और ये कितना हुआ, माइनस बी एल वी के बराबर होगा, 100% होगा, इसी को हम कहते हैं BLV, BLV भी कहते हैं। अगर इसके से मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात ना करें, क्योंकि वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम यहाँ पे E का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो इट इज ऑलवेज BVL। तो किसी भी कंडीशन में देखो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी रॉड को इधर से उधर किया जा रहा है और उस रॉड की वजह से, उस मोशन की वजह से अगर ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो वो ईएमएफ हमेशा एक मोशनल ईएमएफ होगा, और अगर वो एक मोशनल ईएमएफ है तो उसकी जगह आप डी5 बाई डी टी नहीं रखेंगे, तब आप रखेंगे BVL। तब जो आप वैल्यू रखेंगे वो हमेशा क्या रखेंगे, BVL की वैल्यू रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लो सब लोग। चलो भाई, तो मोशनल ईएमएफ तो हमारा हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखो टॉपिक नहीं है, मैं तुम्हें एक बड़ा ही प्यारा सा केस समझाता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली करके रखा है और मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं डाली है। तो देखो इट्स अ कंडीशन कि जैसे अब आप रॉड को इधर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करे जा रहे हो। अगर आप रॉड को आगे पीछे करे जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसमें पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप होगा, उसकी वजह से करंट भी डेवलप होगा। अगर करंट डेवलप होगा तो भाई मुझे ये बताओ, अच्छा करंट सर पहले बता दो कितना डेवलप होगा, एक बात बताओ, I इज इक्वल टू V बाई आर होता है, तो यहां हम लिख सकते हैं E बाई आर, इसको कर देंगे E बाई आर। तो E कितना है यहाँ पे हमारा, BVL, जुकाम हो रहा है यार, दैट इज BVL बाई आर।
तो अगर हमें मोशनल ईएमएफ की वजह से करंट को फाइंड करना होगा तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, बीवीएल बाई आर। ठीक है, तो ये तो है भाई करंट की वैल्यू। अच्छा, कौन सा करंट है ये मोशनल करंट है। ठीक है बच्चे, भाई इसको ध्यान रखना सभी भाई बहनों मेरे, इस बात को बहुत ही ध्यान से रखना कि इसमें जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा, बीवीएल बाई आर बनेगा। तो अगर करंट डेवलप हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी यहां पे एक चीज और डेवलप होगी जिसे हम कहेंगे हीट। यहां से हीट भी तो डेवलप होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी। अगर हीट डेवलप होगी, एक बात मैं आपको बता दूं, ये चीज हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा है सीबीएसई। सीबीएसई कब पूछा है, ये पूछा है 2023 में। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं देख रहा था तो एक नंबर में इसका कॉन्सेप्ट पूछा था मोशनल ईएमएफ के साथ कि बताइए, 2 नंबर में, 2 या 3 नंबर में था कि मोशनल ईएमएफ बताना है और उसके बाद आपको बताना है कि इस रॉड में कितना, इस पूरे सिस्टम में कितना हीट डेसिपिएट होगा। तो जब आप हीट डेसिपिएट की बात करते हैं, डेसिपिएट का मतलब होता है हीट निकलना, तो हीट कितना निकलेगा। देखो हीट के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, पढ़ते हैं ना। या हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। भाई ये तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। तो सर एक बात बताओ, आई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली। हाँ सर बिल्कुल निकाल ली। क्या थी भाई, आई इज इक्वल टू कितना था, बी वी एल बाई आर, बी वी एल बाई आर। अब इस आई को उठा के यहां पे रख दो भाई, आई को उठा के अगर आप यहां रख देंगे तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, बी वी एल बाई आर का होल स्क्वायर आर इंटू टी। तो क्या ही हो जाएगा भाई, तो H इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर कैंसिल हो गया भाई, ये आर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो हमें हीट की वैल्यू भाई मेरे कितनी मिलेगी, H इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर हाँ सही जा रहा हूं ना, 20 का स्क्वायर हाँ बाई आर इंटू टी। भाई यही तो वैल्यू मिलेगी, खत्म। ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही चीज पूछा था आपके सीबीएसई। और मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, एक चीज और पूछा था, ये सब सीबीएसई का है भाई, जो केसेस मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स कितना बन रहा है। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो सुनना, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना कि एक सेटअप दे दिया था। क्या पूछा है भाई, फोन आ रहा है क्या, नहीं, मैग्नेटिक फोर्स। जब भी आपसे फोर्स निकालने की बात करेगा तो फोर्स आप कैसे निकालोगे। अब सुनो, फोर्स पूछा किसका रहा है। सपोज करिए कि ये आपके पास कोई रॉड है, कंडक्टिंग रॉड ही बताता हूं मैं इसको, तो ये लाइक दिस, ठीक है। इस पे रेजिस्टेंस आर दे दिया है भाई, मैं मान के चल रहा हूं रेजिस्टेंस आर है, और यहां पे हमने क्या लगाया है, रॉड लगाया है जिसका लेंथ कुछ एल होगा। ठीक, मान लेते हैं इस रॉड का लेंथ एल दिया है और इस पे फोर्स लग रहा है एफ, और इसके बीच में एक मस्त यूनिफॉर्म क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, इसकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी है, बी है। तो हमें ये बताना है कि इसमें, इस टोटल सेटअप के अंदर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो एक बात बताइए, फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड में लगता है वो कितना होता है, आई बी एल के बराबर होता है। सर ये फॉर्मूला पढ़े, अरे भैया मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड में जाओ ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, उसमें दिया था। तो सर कुछ ना करें, ये आई की वैल्यू उठा के इसमें रख दें, हाँ रख दो। तो फोर्स एम बराबर आई की वैल्यू कितनी है, बी वी एल बाई आर इंटू बी इंटू एल। तो कितना हो गया, एफ एम बराबर बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। समझ जाओ मेरे भाइयों बहनों, ये बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ये लो, ये इतना फोर्स डेवलप होगा, ये चीज आपको याद होना चाहिए। मैं बहुत ही ध्यान से समझा रहा हूं एक एक चीज भाई। देखो टफ है थोड़ा सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डायरेक्ट। अच्छा मैं तुमको एक और बात बताऊं, ये कई बार ये मेंस जेई में भी पूछ चुका है, ये जेई में भी आया है और नीट में भी आया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपसे पूछा है बोर्ड्स के लिए ही, और ये भी, ये तो नीट का डायरेक्ट सवाल है बॉस, ये तो नीट में पूछा है। और मैं तुमको बताऊं, जाके तुम पीवाईक्यू चेक कर लेना, ये पूछा है नीट 2019 में। अभी मैं ऑफलाइन में जब पढ़ा रहा था तो मैं क्वेश्चन कराया तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो कई सारे ऐसे केसेस है ना जो तुमको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब पता रहेगा तो इंपॉर्टेंट केसेस तुम कर लोगो कि बोर्ड्स के लिए ये सारी चीजें टफ लेवल पे मानी जाती हैं। समझ रहे हो ना, इन सब चीजों को हम टफ मानते हैं बोर्ड एग्जाम में। कैसे निकालोगे हीट, अबे ऐसे निकलेगा हीट क्या है। तुमको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए, मोशनल ईएमएफ, ये पता होना चाहिए, और तुम्हें थोड़ा सा करंट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई देखो करंट कितना है। अब करंट के साथ तुम्हारा ये फॉर्मूला तो तुम 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये तुमने मैग्नेट में पढ़ ही रखा है, तो तुम वैल्यू उठा के डायरेक्ट रख दोगे तो तुमको क्या पता नहीं चल जाएगा क्या, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो डोंट चिंता भाई, चलो आगे चलते हैं। अच्छा नोट कर लो भाई, नोट कर लो, रुक जाओ। अगला कॉन्सेप्ट है हमसे फ्लेमिंग लाइट हैंड रूल। फ्लेमिंग हमसे क्या कहे, देखो फ्लेमिंग सिर्फ एक तरीका है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसने सिर्फ एक तरीका बताया। बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि ये फ्लेमिंग का रूल क्या कहता है। तो फ्लेमिंग का रूल हमसे बस ये कहता है कि, थोड़ा ध्यान समझना, फ्लेमिंग हमसे बस इतना कहते हैं कि हम एक ऐसे तरीके हैं जिससे हम तीन चीजों को फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं और किसमें फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो सबसे पहले जो फाइंड करते हैं इस चीज से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ये बोर्ड्स में हमारे 2 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। फ्लेमिंग का जो रूल है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का वेटेज रखता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने बात नहीं है। स्टेटमेंट को मत पढ़ो, पहले हमको समझो कि है क्या। राइट हैंड रूल हमसे ये कह रहा है कि मैं 3 बातें बताता हूं। क्या बताता हूं, पहला इंड्यूस्ड करंट बताता है, कौन, मिडिल फिंगर। थंब बताता है मोशन की डायरेक्शन, और ये वाली फिंगर बताता है फील्ड, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर किसी सेटअप में मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, हमको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन आती है, साउथ में एंटर करती है, और आपने इसमें किसी रॉड को छोड़ दिया तो उस पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसमें मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, और उस पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। सिर्फ इस राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है कि डायरेक्शन क्या होगी। अगर तुम्हें किसी एक की डायरेक्शन पता है तो तुम बाकी 2 की भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, या किसी 2 की भी पता है तो किसी एक की डायरेक्शन तुम निकाल सकते हो। इस डायरेक्शंस को निकालने के लिए जिस रूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो ये स्टेटमेंट बड़े आराम से सभी लोग पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, if we stretch the thumb and the first 2 finger of the right hand is mutually perpendicular direction, if the forefinger point the direction of magnetic field, the thumb in the direction of motion of the conductor, then the central finger point the direction of induced current। यही बात है, और इसमें क्या है, ठीक है। आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मोशन ईएमएफ फ्रॉम अ लॉरेंज फोर्स। अरे यार, जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, पहले तो उनको समझा दूं। सर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सर लॉरेंज फोर्स के बारे में नहीं पता है, तो पहले मैं तुमको समझाता हूं, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है।
ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो आओ पहले समझा देते हैं कि देखो लॉरेंज फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं लॉरेंज फोर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, अच्छा फिर मैं मिटार भी दूंगा बाबा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, तो मैं मिटार भी दूंगा। पहले तो लॉरेंज फोर्स समझा देते हैं, सुनो। देखो लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा फोर्स, जब आप कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। पॉइंट वाली बात है, अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया है तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसे कहेंगे मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो देखो होता क्या है, सपोज कर लो कि हमारे पास ये कोई क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक, और हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा यहां प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है, जिसपे चार्ज क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा तुम लोग गधे हो ना, रुक जाओ ऐसे बना देता हूं, प्लस क्यू चार्ज है। अब जैसे ही मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को वेलोसिटी दे दी और ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस फील्ड के अंदर चला गया तो ये चार्ज पार्टिकल खुद पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा। ठीक है, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर गया ये खुद पे क्या करने लग गया, एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लग गया। तो वो फोर्स कौन सा एक्सपीरियंस करने लग गया, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो सर वो फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, और छोटी छोटी बातें जान लें कि जो लगने वाला फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, मतलब जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B साइन थीटा, ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा का एंगल बढ़ाते जाएंगे तो भी बढ़ेगा। देन F इज प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा, तो जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे K, वैल्यू इज Q V B साइन थीटा। अब यही हमारा फॉर्मूला है, अगर मैं इस K की वैल्यू 1 मान लूं तो F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा होता है। और मैं अगर आपसे एक और बहुत ही प्यारी सी बात करूं तो जैसे जैसे हमारा थीटा वेरी करता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी। साइन 90, साइन 0, 180, मतलब हर थीटा के एंगल पे हमारा क्या बदलता जाएगा, फोर्स बदलता जाएगा। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में रखना भाई, ठीक। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या है कि एक ऐसा फोर्स है कि जब आप किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हैं तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, यही वो फोर्स है। तो अब हमसे ये कहा गया कि अब अगर इस कंडक्टर के अंदर ये PQ है, सुनना पहली बात, इस PQ पॉइंट का, पहले तो ये मैं तुम्हें बता दूं, इस PQ पॉइंट का पोटेंशियल एट PQ, भाई PQ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये रॉड अंदर की तरफ मोशन कर रहा है तो मोशन करेगा तो मोशनल ईएमएफ डेवलप कर रहा है, और मोशनल ईएमएफ अगर डेवलप कर रहा है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इंटू एल। ये चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैं अगर तुमसे बोलूं, सुनना ध्यान से, देखो आएगा क्या, मैं तुम्हें यहीं पे समझा देता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा बॉक्स बनाऊंगा और इसी बॉक्स में मैं तुम्हें सब सारी बातें समझा के खत्म कर दूंगा, इतने से में एकदम चिंता, डोंट चिंता। पता यार ये कैसे छोटा होगा, देखो समझना मेरी बात को, यहीं पे मैं तुमको मोशनल ईएमएफ ऑफ लॉरेंज फोर्स समझा दूंगा। मोशनल ईएमएफ ऑफ लॉरेंज फोर्स बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसको आप समझ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। देखो क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि अब जैसे ही हमने इसको आगे पीछे किया,
इसमें ईएमएफ बनेगा, कितना बनेगा। तो पॉइंट ये है, कंडीशन ये कहता है कि एफ जो लगने वाला फोर्स है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किसी चार्ज पे, तो मतलब किसके किसके बराबर होगा, लगने वाला फोर्स क्यू वी बी, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 ले ले तो हमको क्या मिल गया, क्यू वी बी। मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, क्यू वी बी ही तो मिल गई। और अगर मुझे वैल्यू क्यू वी बी मिल गई तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये हमारा जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, एफ बराबर क्यू ई। तो जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात, अगर ये एफ बराबर क्यू ई के इक्वल है तो एक चीज याद रखो, क्यू से क्यू यहां कैंसिल हो गया, वी बी इज इक्वल टू ई, मतलब जो हमें ई की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, जो ई की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, v इंटू बी। ठीक है ना। तो अभी अभी हमने जब तुम्हें यह बताया कि v की जगह EL है, तो इस v की जगह EL रख दो, कितना हो जाएगा, v की जगह हम क्या लिख दे, अगर मैं यहां रख दूं v इज इक्वल टू ई इंटू एल, तो क्या हो जाएगा, EMF v b l बराबर E। बोलो यही मिला या नहीं मिला। तो जो तुम्हें E मिला, EMF मिला, वो क्या मिल गया, BVL के बराबर ही तो मिल गया। मतलब सर एज इट इज सेम लाइक मोशनल EMF, मोशनल EMF के बराबर की ही तो तुम्हें वैल्यू मिल गई। अरे बोलो हाँ या ना, मिल गई नहीं मिल गई। और तुम्हें अगर अब भी यहां पे भी अगर तुम्हें करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू, सॉरी, अगर तुम्हें यहां पे भी करंट निकालना है तो यहां पे भी करंट की वैल्यू क्या होगी, अरे मेरे भाई I इज इक्वल टू ई बाई आर ही तो होगी। और E हमने फिर क्या निकाल दिया, दैट इज V बी एल बाई आर। तो इस कंडीशन में भी जो करंट डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, V बी एल बाई आर। अरे बोलो हाँ या ना, सही है, कोई समस्या, नो समस्या। आगे चलते हैं। अब देखो करंट, अरे करंट क्या निकालना, करंट तो मैंने निकाल ही दिया, वहीं पे निकाल दिया, तो लिख लो I इज इक्वल टू ई बाई आर, क्या हो गया, बी वी एल बाई आर। लो करंट आ गया। फोर्स अगर निकालना है तो क्या कर देंगे भाई, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाए थे कि नहीं फोर्स। गजब आदमी हो तुम लोग। ये देखो फोर्स कहां निकाल लेते, कहां गया, ये ले फोर्स निकाला था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। बी स्क्वायर, बी क्या है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर एल स्क्वायर, उल्टा लिख दिया मैंने, निकालना ही सही रहता है यार, फॉर्मूला क्या था, हाँ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इतना ही फोर्स डेवलप होगा। और बताओ, ये सब चीजें जो मुझे बाद में पढ़ानी थी मैं फ्लो फ्लो में पहले ही बताता चला गया। देखो यार पता है मजा क्या होता है, पीपीटी बनाता हूं ना, जब मैं पीपीटी बनाता हूं तो माहौल कुछ और लगता है, मुझे लगता है अच्छा इसके आगे एक सीक्वेंस लेके चलता हूं मैं, कि इसके आगे बताऊंगा, इसके आगे बताऊंगा, इसके बताऊंगा। लेकिन जब मैं पढ़ाने लग जाता हूं लगता है इंटरलेट कराते कराते बताते हुए चले जाओ, क्या फॉर्मूला ही तो है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा केस। तो पीपीटी बनाते वक्त माहौल अलग होता है, पढ़ाते वक्त थोड़ा माहौल अलग होता है। माहौल माहौल में कंटेंट बह रहा है, तुम साले डुबकी लगाओ उसमें, और क्या समझे, कंटेंट की नदियां बह रही हैं, तुम एकदम डुबकी लगा लो और इसी तरीके से तुम्हारा बोर्ड पास हो जाएगा। ठीक है, जनरली देखो फिजिक्स का पेपर तो ठीक ठाक आएगा ही आएगा, पिछले साल 25 का भी बढ़िया आया था, 24 का भी बढ़िया आया था। तो ये तो है कि तुम्हारे पास पेपर बढ़िया आने वाला है। तो और पेपर टफ इसी सब चीजों के डेप्थ के अंदर के कंटेंट से होता है, छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज, छोटी चीज, बस तुम्हें याद होना चाहिए कि अच्छा ईएमएफ डेवलप हो रहा है तो करंट भी होगा, करंट भी होगा तो हीट भी डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा तो ये क्या कहते हैं फोर्स भी आएगा, फोर्स आएगा। अच्छा कुछ लड़के क्या होंगे ना, मैं तुमको मजे की बात बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे कमेंट कहेंगे सर आपने फोर्स के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं बनाया, ले बना दिया। तो पॉइंट इज दिस, ये चीज हमेशा याद रखना कि आप शुरू से लेकर अंत तक कितना भी अच्छा पढ़ा दो, थोड़ी सी गलतियां कर दोगे ना लोग आपको पकड़ के बैठ जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि आज के टाइम पे,
गलतियां पकड़ने वाले हैं, लेकिन आप कितना अच्छा काम करते हो ये किसी को नहीं परवाह है। इस चीज की परवाह देखो किसी को है ही नहीं। ठीक है, फ्लो फ्लो की बात है, निकल जाता है और क्या। चल आगे, ध्यान सुन चलो। अच्छा, अगर हीट हो रहा है तो भाई पावर भी डिसिपिएट होगा। पावर कितना होगा, लो इतना होगा। ठीक, और पावर कितना इन जूल में, इतना डेसिपिएट होगा। तो ये सारे कंडीशंस है बॉस, आप लोग याद रखिएगा। ये फॉर्मूला वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये फॉर्मूला भी, इसको क्या हो गया, भूत ऊत आ जाता है क्या इन सबको रह रह के, जब मैं पढ़ाता हूं तभी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स, एमसीक्यू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, भूलना नहीं सब लोग। चले आगे, आगे चलते हैं। तो अगला रिलेशन क्या है सुनो। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब भी ऐसे रिलेशन वाले टॉपिक आते हैं ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब ये रिलेशन किनके किनके बीच में है, बहुत ध्यान से सुनना। ये रिलेशन आपको दिया है किसके, इंड्यूस्ड चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में। इंड्यूस्ड चार्ज एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब क्यू, मैं अगर तुम्हें बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो ये रिलेशन है क्यू और फाई बी के बीच में। ऐसा हमने कोई रिलेशन अभी तक पढ़ा है क्या, बताओ। लेकिन देखो रिलेशन निकाला जाता है फॉर्मूलों से, जैसे रिश्तेदारी निकल जाती है, उनसे उनसे रिलेशन है, उनसे उनसे रिलेशन है, तो इनसे इनसे, ओ आप लोग भाई बहन है, समझ आ रही है ना बात। तुम्हारा फिर आगे कुछ नहीं कर सकते। और ये तो बहन निकल गई बड़ा, हम तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना बहुत समझ पढ़ा रहे तुमको, समझे। अरे हम लोग बता रहे हैं, क्या मैं बताता हूँ, इससे मुझे याद आ रहा है वो कौन सा एक वेब सीरीज अभी अभी आया था, आर्यन खान, जिसको बैट्स ऑफ बॉलीवुड। तो बैट्स ऑफ बॉलीवुड जब मैं देख रहा था ना, तो बैट्स ऑफ बॉलीवुड में उसमें क्या हुआ कि क्या नाम है, जो उसमें मेन एक्टर है ना, जो मेन एक्टर है और जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो बॉबी देओल की बेटी रहती है, ठीक है। लेकिन बहुत लास्ट में पता चलता है कि वो भी लौंडा बॉबी देओल का है। लास्ट में दोनों भाई बहन मिल जाते हैं, रिलेशन निकल जाता है। तो उसी तरीके से तुमको साला यहाँ पे भी रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए कुछ रिश्तेदारों का होना जरूरी होता है, बीच के कॉमन रिश्तेदार। तो वो जो बीच के कॉमन रिश्तेदार होते हैं वो सपोज कर लीजिए हमारा ई है। ई इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मतलब एक रिश्तेदार तो ये पकड़ में आ गया जिससे जिनके शादी में हम गए हैं, जिनके जिनका रिलेशन निकालना है। और दूसरा रिश्तेदार है आई इज इक्वल टू ई बाई आर। मतलब अब देखो फाई और चार्ज में क्या ही रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम रिलेशन की बात करें तो डेल्टा क्यू बाई, हाँ अब देखो रिलेशन इन दोनों में से कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब हम करंट को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, बराबर ये हमारा डेल्टा फाई बाई डेल्टा डी भी होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू करंट को एक तरीके से और लिख सकते हैं 1/r। तो अब बताओ टी से टी गया तो डेल्टा क्यू बराबर रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा फाई बाई आर आया कि नहीं आया। सर यहां तो हमको मिल गया चार्ज और किसके बीच का रिलेशन, फ्लक्स के बीच का रिलेशन। तो अगर तुमको चार्ज पूछ के फ्लक्स दे दे और निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फाई बाई आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस रिलेशन को हमारे सीबीएसई 2024 में पूछा था और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे। तो इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट करो सब लोग। चलते हैं फिर आगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, आगे दिया है सवाल,
देखो मैं तुमको बता दूं, ये सवाल जो है ना भाई ये टफ है, उसका कारण है, ये सवाल तुम कहोगे सर दिस इज टी टफ, TUF टफ, ये टफ क्यों है? उसका कारण है क्योंकि इसमें डेटा नहीं दिया है। जो सवाल में डेटा नहीं दिया होता है ना, वो बच्चों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, और मुझे ऐसे सवाल सबसे ज्यादा आसान लगता है जिसमें डेटा नहीं दिया होता है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है भाई। और नीट और मेंस इसी तरीके के सवाल पहले दिया करते थे जिसमें कि डेटा नहीं होता था, तो क्वेश्चन उनमें इजी हो जाते थे। बोर्ड्स में क्या होता था कि डेटा नहीं दिया था तो नंबर देते थे, तो तुम्हें फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन करना पड़ता था, नीचे जाके आंसर नहीं आते थे, लेकिन तुम्हें नंबर मिल जाता था। लेकिन अब बोर्ड्स क्या करने लग गया, कॉम्पिटेटिव लेवल का सवाल यहां पे देने लग गया है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस में भी पूछ चुका है और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछ चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे पास लेकर आया हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कह रहा है, अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r रोटेट विद एन एंगुलर वेलोसिटी, को नहीं है भाई, को नहीं है। अरे अर्जुन भाई आप ये क्या कर रहे हैं, इसको ओमेगा कहते हैं। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, acting perpendicular to the plane of a disk, ठीक है, calculate the induced EMF between the rim and the axis of a disk, ठीक है। मतलब मैं ये कहूं कि एक रिम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाए जा रहे हैं किसको, एक मेटल की डिस्क को, ठीक है। तो मुझे बताना है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप होगा, यही पूछा जा रहा है। बड़ा ही सरल सवाल है। अरे सर कुछ हवा नहीं लग रही है और आप कह रहे हैं सरल है, अरे मैं तुमको बताता हूं ना सरल कैसे है, डेटा नहीं दिया है तो इसलिए तुमको लग रहा है कि टफ है। सुन, सॉल्यूशन करते हैं इसका आसान से। देखो सबसे पहले तुमको मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, परपेंडिकुलर कह रहा है, तो तुम्हें क्या निकालना है, सबसे पहले फ्लक्स निकाल लो। तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, अब चेंज इन फ्लक्स बोले तो फ्लक्स हमारा क्या होता है, बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, बी इंटू ए कॉस थीटा के बराबर होता है ना फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो एरिया कितना हो गया भैया, क्या है, डिस्क है, तो कितना हो जाएगा बी इंटू एरिया किसका लेंगे, सर्कल के बराबर का ले लेंगे, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। भाई उसका रेडियस क्या है, आर मान लेते हैं, कैपिटल आर रेडियस माना हुआ है, यही है ना। तो इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए तुम क्या करते हो, फाई बाई टाइम, फाई हमारा कितना है, मतलब चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, ठीक है। अब चेंज इन फ्लक्स तुम्हारा कितना है, दैट इज बी पाई आर स्क्वायर बाई टी, ये तुम्हारा आ गया। अब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात थोड़ा सा समझना, तुम जानते होगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, 1/f इज इक्वल टू टी होता है। तो क्या इस टी की जगह तुम f नहीं लिख सकते हो, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बी पाई आर स्क्वायर इंटू एफ, ठीक है। अब इस टी की जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया, एफ रख दिया। तो तुम्हें करंट की वैल्यू पता चल गई। तो हम सब जानते हैं एक छोटा सा और फॉर्मूला होता है, तुमने 11th नहीं पढ़ा है ना, तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ये रिलेशन याद रखना, एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, ये छोटे छोटे रिलेशन से बच्चे याद रखेगा। तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मैं ई इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, सही है। अब अगर हम निकालना चाहें तो ये कैसे, 1 अपॉन, एक पाई से पाई गया, 1 अपॉन 2 बी आर स्क्वायर ओमेगा, तो जो नेट ईएमएफ आया वो कितना आया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। भाई यही तुम्हारा आंसर है। ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, ये नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, बढ़िया से पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में जब आ जाता है तो बच्चों को लगता है कि ये टफ है। अगर तुम्हें रिलेशंस पता है तो तुम कर जाओगे, और अगर तुम्हें फॉर्मूले ही नहीं पता है, रिलेशन ही नहीं पता, तो तुम क्या ही कर पाओगे भाई, कोई चांस ही नहीं है आपके पास। आपको रिलेशंस पता होना चाहिए, फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, उसकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, इतनी बातें तो आपको पता होना चाहिए ना भाई। तो मैं खुद बहुत कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट टाइम पे आपको, क्योंकि ये ऐसे सवाल इसमें आएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आएंगे एकदम 100%, लिख के ले लो। अब वो नंबर वाले सवाल नहीं आएंगे, मैं हर जगह तुम्हें जो क्वेश्चन कराऊंगा वो वेरिएबल क्वांटिटीज के कराऊंगा जिनमें नंबर नहीं होंगे, लेकिन ऐसे सवाल होंगे। चलो आगे चलते हैं फिर। Oh my God, one of my favorite law which is known as Lenz law. मस्त है भाई। देखो लेंस लॉ क्या होता है, सुनना। इतनी देर से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या पढ़े, फ्लक्स निकाले, ठीक, इंड्यूस करंट निकाले, ठीक, हीट निकाले, ठीक, पावर निकाले, सब कुछ निकाले। तो ये जितने भी कुछ चीजें हम निकालते जा रहे थे, ये सब क्या निकाल रहे थे, सबका मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। उस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, हीट निकाल रहे थे, पावर निकाल रहे थे। तो एक फैराडेज के दिए गए हुए एक्सपेरिमेंट से जो जो चीजें हमें मिली उनके हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन फिर आए हमारे लाइफ में लेंज साहब। लेंज ने क्या कहा कि एक बात बताओ फैराडे, जितनी चीज तुम निकाल ले रहे हो उन सब का कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन भी तो होगा। अरे सर बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा डायरेक्शन, तो कहीं होगा। ऐसा तो फ्लक्सवा को अपोज कर रहा था, निगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन, इंड्यूस करंट हमारे फ्लक्स को अपोज कर दे रहा था, वही तो उसका अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन सर किसका है? फिर लेंज ने कहा बे पागल है क्या, एक बात बता, मैं मानता हूं तूने कह दिया कि इट इज अपोजिट डायरेक्शन, तो वो उस कॉज को बता रहा है। तो लेंज ने ये बताया उस इंड्यूस करंट के अपोजिट डायरेक्शन के बारे में। तो पढ़ लो, द लेंज स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट अपोज द कॉज ऑफ चेंज ऑफ प्रोड्यूस इट। वही है कि लेंज ने ही ये बात बताई कि असलियत में जब आप इसको इधर लेकर जा रहे थे, ध्यान सुनना, जैसे आप इसको पास लेके जा रहे थे तो इसमें करंट बढ़ रहा था, और जैसे ही आप इसको दूर लेके जा रहे थे उसमें करंट घट रहा था। इंड्यूस करंट घटने लगा क्योंकि फ्लक्स कम होने लगा, और जब फ्लक्स कम होने लगा, जैसे जैसे फ्लक्स कम होता जाएगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होता जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी कम होता जाएगा। और ये हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है वो किसका अपोज करने लगा, कॉज। उसका कॉज कौन था, फ्लक्स। मतलब जो जिससे बन रहा है वो उसी का विरोध कर रहा है, वो उसी फ्लक्स का विरोध करने लगा। इस स्टेटमेंट को दिया हमारे लेंज ने, और इस स्टेटमेंट का नाम पड़ गया हमारा लेंज लॉ, और ये हमारे बोर्ड में 2 से 3 नंबर में आता है। तो लेंज लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। लेकिन ये क्या है, ये इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है अपोज करने के। ठीक है, जरा नोट कर लो, ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट सभी लोग। आगे चलते हैं। तो अगला कंडीशन है या अगला टॉपिक है हमारा विच इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? देखो बहुत ही प्यारा सा है, जितना भी तुमने पढ़ा। अब सपोज करो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब है बहुत ही छोटी सी फिनोमिना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। सर सब तो आप कहते हो कि इंपॉर्टेंट ही है। अरे तो इंपॉर्टेंट है तो कहूंगा नहीं क्या? सुनो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। सेल्फ इंडक्शन क्या है कि सपोज करिए आपके पास एक सर्किट है, कॉइल है, जिसमें आपने करंट बहा दिया, ठीक है। जब आप इसमें करंट बहा, इंड्यूस्ड करंट बहा, तो इसमें खुद का इंडक्शन डेवलप होने लगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, जो अपनी ही वजह से खुद के कंडक्टर के अंदर खुद की वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है। दैट फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका इंड्यूस्ड करंट बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा एल, एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी, तो हम क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू डी आई बाई डी टी। सिंपल बताओ, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई
dt बराबर क्या लिख सकते हैं, ये डी फाइव बाई डी टी हमको क्या देगा, करंट दे देगा ना, इंड्यूस करंट, तो मिलेगा क्या, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, यही है हमारा। और ये एल की वैल्यू निकाल लेंगे, इस एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, इस एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, इस एल को कहते हैं। तो जरा देखो फटाक से, इस एल को ही हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, दिस एल। तो यहां से जब आप एल की वैल्यू निकालेंगे, दिस एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो खुद की वजह से, ये सारा कहानी किसकी वजह से है, खुद की वजह से है। तो याद रखना कि जब सेल्फ खुद की वजह से हो, खुद की वजह से आपने सिस्टम के अंदर फ्लक्स को चेंज किया जा रहा है, उसकी वजह से जो इंडक्शन डेवलप हो रहा है, जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है, वो किसकी वजह से, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट नोट कर लो ये बात। भाई आगे चलते हैं, तो आगे हमसे क्या कहता है, सुनो, कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। किसी लॉन्ग सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या डेवलप होती है, सुनना। सपोज करो, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में आ चुका है तुम्हारे, कब मैं बता दूं, 2024 में, ये आपके सीबीएसई बोर्ड के 2024 में आ चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि सपोज करिए आपके पास कोई सोलेनॉइड है, ठीक, इस सोलेनॉइड में हमने क्या करा दिया, कुछ करंट आई डेवलप कराया, आई, ठीक है, इधर करंट जा रहा है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है विच इज, वो कितना दिया है, एन। टोटल लेंथ हमको कितना दे दिया है, एल। तो ये जो स्मॉल एन की वैल्यू है, ये कितनी होगी, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाई एल हो जाएगा। बहुत ही प्यारी बात। तो सुनो मेरी बात, तो हमको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स कितना है, एन इंटू बी ए के बराबर होगा। फ्लक्स इतना ही डेवलप होता है ना, शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी किसी भी सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एन आई। तो यहां से हमने एन की वैल्यू निकाल ली, उठा के रख दीजिए, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, एन की जगह क्या हो गया, एन आई बाई एल। अब देखिए, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहां रख देता हूं। अगर मैं यहां रखूं तो फ्लक्स कितना डेवलप होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू एन, बी की जगह म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। बताओ इतना फ्लक्स डेवलप होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई। इतना जब हमको फ्लक्स डेवलप होता है, तो अभी हम कुछ देर पहले जानते हैं कि हमारा फाई इज इक्वल टू एल आई के बराबर होता है, पक्की बात है। तो फ्लक्स की वैल्यू है, रख दीजिए, फ्लक्स कितना है, इतना, ए पहले इसको डिवाइड कर दे ऐसे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी, एन म्यू नॉट एन, ठीक है, आई बाई एल इंटू ए बराबर एल आई। आई से आई गया, बोलो भाई, आई से आई गया, मिला क्या, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आई से आई चला गया तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन 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 स्क्वायर म्यू नॉट इंटू ए बाई एल, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बाई एल। ये किसकी वैल्यू मेरी, हमें एल। मतलब किसी भी लॉन्ग सोलेनॉइड में हमारा कितना सेल्फ इंडक्शन होगा, इतना ही तो होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अबे सही है, यही है, यही तुम्हारा 2 या मुझे लग रहा है 3 नंबर में आया था, 2 या 3 नंबर में कहीं तो आया था। ये सब छोटे छोटे डेरिवेशंस होते हैं भाई, छोटे छोटे केसेस हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, समझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। आगे चले, फैक्टर, किन किन फैक्टर्स पे भाई ये डिपेंड करता है हमारा
इफेक्टिंग ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलोनॉइड, अरे यार देखो ना फॉर्मूला में क्या क्या है, वही वही बातें हैं। एन पे डिपेंड करेगा, म्यू नॉट पे करेगा, ए पे करेगा, एल पे करेगा। एल बढ़ाते जाओगे सेल्फ इंडक्शन घटता जाएगा, लेंथ बढ़ाते जाओगे सेल्फ इंडक्शन घटता जाएगा, एन बढ़ाते जाओगे सेल्फ इंडक्शन बढ़ता जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। अच्छा, म्यू नॉट की लोगों को जो कंफ्यूजन है, एक बात मैं तुमको बता दूं, म्यू नॉट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यही होगी, समझे ना बाबा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, या नोट करना हो तो नोट कर लो। ठीक है, चलो अगला है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत तगड़ा टॉपिक है भाई, मजा आ जाएगा, सुनना ध्यान से। म्यूचुअल का मतलब होता है दो लोग की वजह से, म्यूचुअल का मतलब है दो लोगों की वजह से, बहुत ध्यान सुनना। सपोज करो मेरे पास एक कॉइल ए है और ये हमारे पास एक कॉइल बी है, इसमें मैंने इंडक्शन इफेक्ट डेवलप कराया, तो इसके इंडक्शन की वजह से इसमें भी इंडक्शन इफेक्ट डेवलप हो गया, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब एक की वजह से अगर दूसरे में मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस करंट डेवलप होने लग रहा है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। तो मान लीजिए आपने प्राइमरी में करंट डेवलप कराया, तो प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में करंट डेवलप हो गया, मतलब इंड्यूस करंट डेवलप हो गया। ठीक, तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन को हम क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बट यहां प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एम लगता है, वेयर एम इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। किसका, एम किसका है, म्यूचुअल, एल किसका है, सेल्फ। ठीक है, अरे तुम्हारे इंडक्शन में यही फिनोमिना शो करता है। जो हमारा इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन में कुकर रख देते हो जब चपटा रहता है, म्यूचुअल इंडक्शन भाई, एक में हीट डेवलप हुई, वही हीट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी वाला, हीट डेवलप हुई, इसकी वजह से दूसरे में डेवलप हुई, तो अंदर का खाना गर्म हो गया। समझ आई बात? तो अब यहां से म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकालना है, तो इस रिलेशन से निकाल लेंगे, खत्म बात। कोफिशिएंट हमसे क्या कहता है, कोफिशिएंट हम म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट की फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, याद रखना, हेनरी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल इंडक्शन की फिनोमिना। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, समझ लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, मल्टीपल क्वेश्चंस लगा लेना। आज की सेवा समाप्त हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें तुमको बहुत टफ लग रहा था, देखो टफ आगे वाला ही पार्ट है, इसीलिए मैंने उसमें बहुत समय ले लिया, उसमें समय लिया, एक एक चीज मैंने तुमको बताया कि कैसे वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो तुम इसको पढ़ते रहना, अच्छे से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।